छात्रों, आज की कक्षा में आप जानेंगे कानूनों की समझ। कानून क्या है? तो आप कुछ कानूनों से भी परिचित होंगे और शायद आपको शादी की उम्र सीमा या मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा। तो संभव है कि आप संपत्ति को खरीदने बेचने के कानून को भी जानते होंगे। तो अभी तक आप यह भी जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? तो नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है? तो नागरिक के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? तो छात्रों, ये एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें सरकार के कानून का कुछ विरोध करते हुए महिलाओं को दिखाया गया है, जिसे आपीली कानून कुछ लागू किया गया था सरकार ने, जिसे महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए मांग कर रही थी। तो क्या कानून सब पर लागू होता है? तो छात्रों, कानून सभी पर लागू होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो। तो इस स्थिति में पढ़े और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। इसमें दिया गया है कि एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत में 10 साल की सज़ा सुनाई है और इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है। क्या आपको लगता है कि यह जो है उसकी सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? क्या आपके उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? जी नहीं, कानून के नज़र में सभी दोषी होता है। तो यह सीधे सीधे कानून का उल्लंघन का मामला है। तो जो कानून का उल्लंघन करता है वह दोषी होता है। तो जैसा कि आप इकाई में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और इसलिए उन्हें संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत में जो है सब लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे। तो हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है और कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धनासेठ क्यों न हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति को ही क्यों न हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सज़ा होती है और सज़ा तक पहुँचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? तो प्राचीन भारत में असंख्य अस्थायी कानून थे और अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के अस्थायी कानून लागू होते थे। तो विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सज़ा दी जाती थी प्राचीन भारत में, और जैसे निचली मानी जाने वाली जाति के अपराधों को ज़्यादा सज़ा दी जाती थी। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सज़ा देने में भेदभाव या चलन खत्म होने लगा। और बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। तो इतिहासकारों ने इस बात पर काफ़ी विवाद रहा है। इससे कई कारण हैं कि एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित था। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानून मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। 1870 का जो है राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानापन की मिसाल था और इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी और इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध करता था तो आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाना बिना
ही गिरफ्तार किए ही हो सकता था। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया कि एक जीता जागता नमूना है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। इसे जनरल डायर ने जो है अपने मनमाने ढंग से जो है लोग बच्चे और बहुत सारी महिलाओं को जो है मौत के घाट उतार दिया था। भागने का रास्ता बंद कर दिया गया था। इसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो इस तरह का जो है अंग्रेजों का अत्याचार था। उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया भारतीयों ने, और यह सामना का संघर्ष था। और उसके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उसकी मजबूरी हो। वे कानून को उसमें अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। और 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानून पेशा भी उभरने लगा था। कानून पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्होंने सम्मान की नज़र से देखा जाए। और ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के लिए अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। और भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में पहले से ज़्यादा भूमिका निभाने लगे थे। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन में विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह से अपना योगदान भी दे रहे थे। तो संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसे आधारशिला बन गया कि जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के कानून बनाने लगे। और हर साल हमारे प्रतिनिधि कई तरह कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों का संशोधन करते हैं। कक्षा 6 की पुस्तक में आपने 2005 के हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून के बारे में पढ़ा होगा। और इस नए कानून के मुताबिक बेटे, बेटियों और उसकी माँ तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, रोजगार मुहैया कराने के लिए भी कानून बनाए गए। तो लोग इस तरह निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं तो कि एक नया कानून जरूरी है। वे कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं इसके बारे में आप अगले हिस्से में पढ़ेंगे। नए कानून किस तरह बनते हैं, तो कानून बनाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं और यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। तो आइए देखें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनाने की प्रक्रिया हुई। तो इसमें एक दिया गया है इस बॉक्स में कि जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य पर कोई किसी औरत के साथ मारपीट करता है और उसे चोट पहुंचाता है तो चोट की धमकी देता है तो सामान्य तौर पर इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। और औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। और यह शोषण मौखिक और यौन या फिर आर्थिक शोषण भी कहा जा सकता है। घरेलू हिंसा जो है कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा में घरेलू शब्द की समझ और अधिक व्यापक बना दिया है। और अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती है या रह चुकी है। तो छात्रों, इसमें दिखाया गया एक कॉमिक के जरिए जो महिलाओं के लिए एक नया कानून पास किया गया है जिसमें महिला लोग इसके बारे में विचार विमर्श कर रही है। ये देखिए दिखाया गया है इस कॉमिक के द्वारा कि महिला लोग कितनी खुश है। तो इस प्रकार कानून बनती है सभी के लिए, सरकार इसके लिए जागरूक रहती है। तो छात्रों, इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है और वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने में रखती है और यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्ट, अखबारों और संपादकीय रेडियो पर प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। और इस सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आती है। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। तो अब आइए एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देता है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है और ऐसा कानून
संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नियत सही नहीं है। इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं और खिलाफ जनसभाएं भी करते हैं और अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। तो हमारे ऐसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी अहम भूमिका व्यक्त करते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया तो संसद के ऊपर उस कानून को दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। उदाहरण के लिए नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिकाओं का कानूनों के पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने के फिर गैर कानूनी घोषित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थलों पर साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है, तभी तो लोग आसानी से फुटपाथ पर चल पाएंगे। लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को जरूरी चीज़ों और सेवाएं बहुत सारी सस्ती कीमत पर और कुशलता पूर्वक पहुंचाते हैं, तो इसी से उसकी रोजी रोटी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होता है और टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है तो वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं, और यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द भी कर सकती है। यह देखिए जो जन आंदोलन दिखाया गया है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधित्व के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे संसद क्या करे। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं, और इस प्रकार हमें इस बात पर सदा ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की ज़िंदगी हिस्सेदारी होगी और जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। तो छात्रों, इस अध्याय में का कुछ जो है अभ्यास में कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जिसे आप लोग स्वयं बनाइए और समझने की कोशिश कीजिए। अगले वीडियो में आप लोग के लिए एक नया चैप्टर लेके आएंगे। जय हिंद।